नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। आज के शो में चर्चा करेंगे दिसंबर 16 के करंट अफेयर के बारे में। चलिए देखते हैं दिसंबर 16 को देश, दुनिया और प्रदेश में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के बारे में। देखेंगे इसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के बारे में। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि होंगे। तो देखेंगे क्या फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सैन इसिड्रो आंदोलन, ये कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ओलिवा के बारे में, देखेंगे इसका संबंध किस चीज़ से है। फिर हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि, इस पे क्या खास हुआ हम जानेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर रोदम सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनके बारे में। और अंत में डिस्कस करेंगे हम वन लाइनर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हमारी पहली खबर है दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। तो कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है कच्छ जिला जो कि गुजरात में पड़ता है कि विकोट गांव में। तो ये नाम हमें याद रख लेना है, विकोट गांव कहाँ पड़ता है? कच्छ जिले में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ा हाइब्रिड पार्क बनना है दुनिया का, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी नींव कल 15 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। पार्क कितना बड़ा है? तो इस पार्क का एरिया है 72,600 हेक्टेयर। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और यहाँ पे जो पवन चक्की और सौर पैनल दोनों मिला के बनेंगे, इसीलिए हाइब्रिड कहलाया। हाइब्रिड मतलब दो चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो वो चीज़ हाइब्रिड कहलाती है, संकरण। ठीक है ना, हाइब्रिड का हिंदी मतलब होता है संकरण। तो ये सौर पैनल और पवन चक्की दोनों को मिला के प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट की क्षमता है 30,000 मेगावाट या फिर कह लीजिए 30 गीगावाट। ये इतनी बिजली का उत्पादन करेगा। इसको कौन बना रहा है? तो गुजरात सरकार इसकी स्थापना कर रही है, जिसमें कि अदानी समूह और भारत की पवन टरबाइन जाइंट्स सुजलॉन इंटरनेशनल, ये कंपनी का नाम है सुजलॉन इंटरनेशनल, दुनिया की टॉप 3 कंपनी में है जो विंड टरबाइन बनाती है। जबकि अडानी समूह दुनिया के सबसे बड़े अच्छे ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। ये दोनों मिलके गुजरात सरकार के लिए इस प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। तो कुछ बातें गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 की हुई थी। 1960 1 मई 1960 के पहले गुजरात जो है महाराष्ट्र राज्य का ही पूरा एक हिस्सा था। गुजरात की राजधानी जैसे आपको पता है गांधीनगर है। वहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात जो है महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। और गुजरात के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मांडवी बीच, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये मोढेरा का सूर्य मंदिर याद कर लीजिए कहाँ पे है, गुजरात में है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि इस प्रकार के सिर्फ 2 सूर्य मंदिर हैं। पहला कोणार्क में जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम के जाना जाता है, तो दूसरा मोढेरा में। हालांकि भारत में कुल 8 सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से प्रमुख सिर्फ यही है मोढेरा का सूर्य मंदिर। और सबसे नंबर 1 पे आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। कच्छ और भुज यहाँ के अन्य पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा सरदार पटेल की प्रतिमा जहाँ पे लगाई गई है वो स्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है हमारी? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां संस्करण जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है इस सर्वेक्षण को। ये 5वें संस्करण का पहला सेट है। अभी इसमें पूरी सूचनाएं नहीं आ पाई। इसमें 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों में क्या खास है हम जान लेते हैं। जो NHFS का अभी जारी किया गया है रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि भारत में बच्चों के अंदर कुपोषण की मात्रा बढ़ी है। ठीक है, और बताया गया है कि 13 राज्यों में अविकसित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि 12 राज्यों में कम वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। तो इसका मतलब कुपोषण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और लॉकडाउन के इस दौर में तो काफ़ी ज़्यादा ये संख्या बढ़ी ही होगी, क्योंकि डाटा तो 2019 तक का है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा लोगों को, तो ये मात्रा और बढ़ेगी ही। तो हमें कुपोषण की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या इसमें खास है कि 16 और 20 राज्यों में अंडरवेट और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो अधिक वजन वाले बच्चा भी ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, ओबेसिटी वाले बच्चे भी काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं। इसके अलावा टीकाकरण पे कहा गया है कि टीकाकरण जो है काफ़ी सही तरीके से चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश इस मामले में नंबर 1 रहा है अब तक, जो 17 राज्यों के आंकड़े हैं इनमें। ठीक है, और पूरा अगर टीकाकरण की बात की जाए तो पिछली बार के सर्वेक्षण में 65% आंकड़ा था। 65% जनसंख्या को बच्चों को पूरा टीकाकरण हो गया था, लेकिन अब ये जनसंख्या बढ़ के 73% हो गई है। प्रजनन दर में कमी आई है। इसके अलावा अधिकांश राज्यों में IMR जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर
उसमें कमी आई है। इसके अलावा बंगाल में संस्थागत जन्म में वृद्धि हुई है। संस्थागत जन्म का मतलब होता है कि बच्चों का जन्म अस्पतालों में होना, ठीक है। और गुजरात के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे एनीमिक बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एनीमिया बीमारी पाई गई है। इसके अलावा मोटे पुरुषों और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ये कुछ खास बातें थी इसके बारे में। इसके अलावा जब पूरी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। अगली खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आपका एग्जाम तो हालांकि दूसरे हाफ में होगा अगले साल के, लेकिन ये तो पूछा ही जा सकता है कि भारत में गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे। तो हमें नाम याद रखना है, बोरिस जॉनसन हमारे मुख्य अतिथि थे इस दौरान। कब होंगे? गणतंत्र दिवस 2021 में हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और जब वो भारत आएंगे तो ऐसा करने वाले छठे ब्रिटिश नेता होंगे जो कि हमारे गणतंत्र दिवस पे मौजूद होंगे। इसके पहले 5 वहाँ के प्रधानमंत्री शामिल हो चुके हैं। आखिरी प्रधानमंत्री जो वहाँ के शामिल हुए थे उनका नाम था जॉन मेजर, जो 1993 में आए थे, ठीक है। 1993 के बाद ऐसा करने वाले वो पहले पीएम होंगे। तो इस दौरान जब आएंगे तो भारत और ब्रिटेन के बीच में एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत शुरू हो सकती है, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षमता सहयोग, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इसके लिए भारत और ब्रिटेन आपस में पहले से ही एमओयू साइन कर चुके हैं। इसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। कुछ बात यूनाइटेड किंगडम के बारे में, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको मिला के एक देशों का समूह है, ठीक है। यह कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी लंदन है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी सैन इसिड्रो आंदोलन। ये कहाँ चल रहा है? ये क्यूबा में चल रहा है। क्यूबा एक लैटिन अमेरिकी देश है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा में ये आंदोलन चल रहा है वहाँ की सरकार के विरुद्ध। वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है। याद रखना है दुनिया में कुछ ही देश है जहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, जिनमें से क्यूबा, चीन, रसिया प्रमुख हैं। ये आंदोलन क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ वर्ष पहले वहाँ पे सरकार ने डिक्री 349 जारी की थी, जिसके अनुसार ये कहा गया कि सरकार ने जिन सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है, लोग उन गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर हिस्सा लेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आंदोलन चल रहा है। क्यूबा की लोकेशन के बारे में बात किया तो क्यूबा एकदम अमेरिका, देख लीजिए यहाँ पे मैप में, ये अमेरिका का छोर है, अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य। और यहाँ पे पड़ता है मायामी बीच अमेरिका का। मायामी से हवाना काफ़ी पास में है, तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है अमेरिका से। लेकिन अमेरिका से पिछले काफ़ी सालों से क्यूबा के रिश्ते खराब रहे हैं। शीत युद्ध के दौर में तो ये रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे, क्योंकि शीत युद्ध में क्यूबा का साथ रशिया ने दिया था और रशिया और अमेरिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे उस दौर में। इस कारण से क्यूबा काफ़ी लंबे समय से अमेरिका से दूर है। अमेरिका के पास होते हुए भी अमेरिका से उसका कोई संबंध नहीं है किसी प्रकार का। अमेरिका ने उसके ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। हालांकि भारत सरकार ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा पे जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको हटाने के पक्ष में वोट दिया था। लेकिन अभी भी अमेरिका के काफ़ी सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं क्यूबा पे। क्यूबा में जैसे आपको पता है कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पे, यही कारण है कि अमेरिका उनका विरोध करता है। जबकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो कम्युनिस्टों का हमेशा से विरोध करता आया है। ये कुछ प्रमुख कारण है। और क्यूबा के जो पहले राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जैसा कि आप जानते होंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट था, जो कि 1961 के दौर में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है ऑपरेशन ओलिवा। ये क्यों चलाया जा रहा है? ऑलिव रिडले, जो कि काफ़ी सेंसिटिव प्रजाति है कछुओं की, उनकी सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है, जो कि कतई लुप्त प्राय है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो है ऑपरेशन ओडिशा में चलाया जा रहा है। लुप्त प्राय ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिए किसने चलाया? भारतीय तटरक्षक बलों ने चलाया। किसके लिए चलाया? ऑलिव रिडले कछुए, क्योंकि कछुओं की एक प्रजाति है, इनको बचाने के लिए चलाया। कहाँ पे चलाया? ये राजकुल्या समुद्र तट और देवी नदी के मुहाने पे गहिर माता समुद्री अभ्यारण्य है, जो कि प्रसिद्ध है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। यहाँ पे इसको चलाया जा रहा है। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में, तो ये दुनिया की दूसरी सबसे छोटी प्रजाति है कछुओं की। आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरी सबसे छोटी कछुओं की प्रजाति है। सबसे छोटा कछुआ होता है
कैम्स रिडले टर्टल, जो कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, खासकर नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में। तो कुछ बातें ऑपरेशन ऑलिव के बारे में जान लेते हैं। इस ऑपरेशन ऑलिव की पहली बार शुरुआत हुई थी 1999 में, जिसको केंद्र सरकार ने चालू किया था। क्यों? इन कछुओं समुद्री प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑलिव रिडलेट कछुआ, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है लेपिडोसेल्स ओलिवेशिया। इसका वैज्ञानिक नाम है, देखिए यहाँ पे मेंशन है कि लेपिडोसेल्स ओलिवेशिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ये ज़्यादातर पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, और जब इन्हें नेस्टिंग करनी होती है, जब इन्हें प्रजनन करना होता है, तब ये कहाँ आते हैं? ये भारत के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य, जो कि राजकुल्या समुद्र तट के पास में पड़ता है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इस मौसम में रुकते हैं, नेस्टिंग करते हैं। इसके बाद जब इनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये जो है फिर से पैसिफिक ओशन की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें हल्का गर्म मौसम पसंद है। पानी यहाँ पे हल्का गर्म होता है, ये वहीं पे रुकना पसंद करते हैं। इसलिए देखो मैंने यहाँ मेंशन किया है, कछुआ गर्म और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगली कुछ बातें भारतीय तटरक्षक बलों के बारे में। तो ये एक सशस्त्र बल है, ठीक है, जो कि भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये बातें कुछ इसमें मेन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ठीक है, तो हमें याद रखना है इनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई? 15 दिसंबर को। और इनका जन्मदिन कब होता है? तो इनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ खास बातें। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे, और स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। खासकर हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक वह भारत के गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री रहे, और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। और इनके नाम पे सरकार ने फैसला किया एक पुरस्कार देने का। पुरस्कार का नाम क्या? सरदार पटेल पुरस्कार। ठीक है, ये क्यों दिया जाएगा? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए योगदान देने वाले लोगों को दिया जाएगा इस पुरस्कार। ये कुछ खास बातें थी इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है हमारी? प्रोफेसर रोतम सिन्हा का निधन हुआ है। कौन थे ये? एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। ठीक है, देखिए क्यों निधन, कैसा निधन हुआ इनका? तो ब्रेन हेमरेज कारण निधन हुआ है। एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। इनको 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कई सारे एरोस्पेस कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया, और डॉक्टर कलाम के साथ उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसके सह लेखक थे। पुस्तक का नाम था डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्रोफेसर सतीश धवन, जो कि भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक है, उनके छात्र रहे हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के निदेशक भी रहे हैं। ठीक है, ये कुछ खास बातें थी इनके बारे में। चलिए अंत में हम डिस्कस करते हैं वन लाइनर्स। तो आज के कौन से महत्वपूर्ण वन लाइनर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च और सी गंगा ने भारत में कीचड़ प्रबंधन के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो सी गंगा जो है नेशनल क्लीन गंगा मिशन का ही एक बॉडी है। ठीक, एक थिंक टैंक है। अगली खबर क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, इसे क्या कर रही है? भारतीय नौसेना के लिए इसने प्रोजेक्ट 17A के तहत एक युद्धपोत जिसका नाम हिमगिरी है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, युद्धपोत हिमगिरी। ठीक है, किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने। तो प्रोजेक्ट 17A है, इसके अंतर्गत कुल सात युद्धपोत बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 का निर्माण कौन करेगा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में स्थित है, और 4 का निर्माण करेगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि मुंबई में स्थित है। तो ठीक है, इसके अलावा अगली खबर है, हाल ही में असम सरकार ने वहां के सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव लिया है। उनका कहना है कि वह भारत के संविधान के मुताबिक सेकुलर नियमों का पालन कर रहे हैं। इस कारण से उन्होंने सरकारी मदरसे और संस्कृत दोनों स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। अगली खबर है अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक। तो हमें नाम याद रखना है, अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक। इसका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया वहाँ के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने। अगली खबर क्या है? केरल के त्रिशूर में पहली बार एक मिरिस्टिका स्वैम्प टी फ्रॉग देखा गया है। ठीक है, ये ज़्यादातर जंगलों में पत्तियों के नीचे रहता है, सिर्फ जब इसे प्रजनन करना होता है तभी ये बाहर आता है। हाल ही में त्रिशूर में देखा गया है। ठीक है, नाम याद रखना है, मिरिस्टिका स्वैम्प टी फ्रॉग। कहाँ देखा गया है? त्रिशूर में देखा गया है। त्रिशूर कहाँ है? केरल में है। और ये मिरिस्टिका स्वैम्प टी फ्रॉग है, ज़्यादातर वेस्टर्न घाट अर्थात पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने
मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हमें नाम क्या याद रखना है, क्या बन रहा है जयपुर में, स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र। इसकी स्थापना कहाँ हो रही है, जयपुर में हो रही है। इसके बाद अगली खबर हमारी क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उदय कोटक को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। किसने दी है, आरबीआई ने। तो हमें याद रखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, उदय कोटक। फिर अगली खबर है ओला, जो कि भारत की बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनी है। ये क्या कर रही है, इसने तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। कहाँ लगाएगी, तमिलनाडु में। क्या लगाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर थे। मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर में। को हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको यथासमय हमारी वीडियोस मिलती रहें।